यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। देखिए, इससे पहले हमने पॉलिटी का तीसरा लेक्चर क्या किया था, अपलोड किया था, बट वीडियो और ऑडियो को मिसमैच की वजह से हमने क्या किया, उसको हटा दिया। ठीक है, तो अभी क्या करना है, हमको दूसरा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और दूसरा रिकॉर्डिंग के थ्रू आप लोग को ये लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अपने जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं 100% वहाँ पे सिलेक्शन प्री और मेंस में मिलेगा। बशर्ते क्या है कि आप नोट्स जो हमने प्रोवाइड किया है उस नोट्स को गो थ्रू, उसके इतर कहीं नहीं भटकना है। करंट से अपडेट हम करेंगे, ये पक्का है कि हम करेंगे। दूसरी बात है कि हमने डाटा शेयर किया है, डाटा को उतने लोग लाइक नहीं किए, जबकि वो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस राइटिंग के लिए। पता नहीं आप लोग सेव करके रखे हैं कि नहीं रखे हैं, और मैंने बोला था कि प्रिंट निकाल के उसको पढ़ते रहिए। बहरहाल चलते हैं तीसरे लेक्चर की तरफ। तो पहला क्या बात है कि इससे पहले हमने आर्टिकल 21 बताया था। आर्टिकल 21 में हमने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट केस बताया था। केस में आपको एक केस याद होगा, गोपालन केस। दूसरा मेनका गांधी केस, और ये मेनका गांधी केस आया था 1978 में। तीसरा हमने बताया था रतिनाथ केस, और चौथा बताया था ज्ञान कौर केस। तो ये चार केस हमें 81 आर्टिकल 21 को जब भी लिखेंगे, ये चार केस का इस्तेमाल करेंगे। पांचवा केस यूथेनेसिया से जुड़ा हुआ था। यूथेनेसिया से जुड़ा हुआ पांचवा केस था, वो था अरुणा शानबाग केस। ठीक है, ये 2011 में आया था। तो जब भी हम अपना चाहे 3 आईपीसी सेक्शन 309 लिखना हो, आत्महत्या से जुड़ा हुआ ये सेक्शन है, ये लिखना हो, या 21 को जब भी लिखना है, तो हम इन केस से क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे अपने आंसर में। ठीक है, तो अब आते हैं कि आर्टिकल 21 ए क्या है। तो 21 ए 46वें 86 संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, उसके द्वारा लाया गया था। और 21 ए क्या प्रावधान करता है संविधान में, राइट टू एजुकेशन के लिए प्रावधान करता है। इसमें है क्या कि 6 से 14 वर्ष की आयु की बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दे दिया गया। कितने वर्ष से बच्चों को, तो 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक, पहली बात। दूसरी बात ने इसको लागू करने के लिए 86वां जो 86 अमेंडमेंट आया, वो 86 अमेंडमेंट को लागू करने के लिए संसद ने एक एक्ट पारित किया। उसको बोलते हैं आरटीई एक्ट। और आरटीई एक्ट कब आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था, 2009 में आया था। ये प्री में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हम यहाँ पे बता दिए। ठीक, और इसमें प्रावधान किया गया था कि 25% जो गरीब छात्र हैं उनके लिए सीटें क्या किया जाएगा, आरक्षित किया जाएगा। ठीक, तो 3 बातें हमने आर्टिकल 21 ए के बारे में बताया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आर्टिकल 22। एक तो हमने बताया था कि कंफ्यूजिंग होता है कि आर्टिकल 20 क्या है। तो आर्टिकल 20 है, इसमें 3 सब क्लॉज पड़े थे, 1, 2 और 3। आप लोग को याद आ रहा होगा। अब इसमें क्या था, अपराध ठहराए जाने के विरोध में क्या था, संरक्षण था। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 22 में क्या है कि मनमानी गिरफ्तारी, पहला बात क्या है, मनमानी गिरफ्तारी नहीं कर सकते। और निवारक नजरबंदी में से संरक्षण कौन देता है, आर्टिकल 22 देता है। तो पूछा जाएगा कि मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण कौन देता है, तो आर्टिकल 22 देता है। और निवारक नजरबंदी में संरक्षण कौन देता है, तो वो भी 22 देता है। तो इसमें है क्या, पहली बात है कि प्री के हिसाब से भी समझना है और मेंस में भी लिखना है। तो पहली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति मान लो गिरफ्तार होता है, तो उसको 24 घंटे के अंतर्गत कोई नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना होता है, प्रस्तुत करना होता है। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 22 में बोला है कि कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा 24 आवर के अंतर्गत। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या अगर मान लो सैटरडे को गिरफ्तार हुआ और संडे को पेश होना चाहिए, सैटरडे को 7 बजे गिरफ्तार हुआ और संडे को पेश होना चाहिए था 7 बजे। ठीक है, लेकिन संडे को तो छुट्टी है, तो क्या छुट्टी का दिन शामिल किया जाएगा। या मान लो कि कोई यात्रा करते हुए 24 घंटा लग जाता है, मजिस्ट्रेट वहां पे नजदीक में है नहीं,
हम एक कल्पना कर रहे हैं कि 24 घंटा लग जा रहा है, तो क्या ये यात्रा वाला समय शामिल होगा? तो प्री में ये ध्यान रखना है कि ये दोनों अवकाश और यात्रा में जो समय लगता है, वो 24 आवर में काउंट नहीं किया जाता है। पहली बात। तो पहली बात बताया कि गिरफ्तार आदमी को 24 आवर के अंतर्गत निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। दूसरी बात, इसमें बोला जाता है कि व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया जाता है, तो उसके गिरफ्तार करने का कारण बताना होगा, आपको कारण बताना होगा। और तीसरी बात बोला गया है 22 में कि अगर उसको गिरफ्तार किया जाता है किसी को, तो मनपसंद वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा, परामर्श करने का अधिकार होगा मनपसंद वकील से। तो ये सब आर्टिकल 22 में बोला गया है। तो 3 बातें बोला गया, क्या-क्या बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, तो उसको 24 घंटे के अंतर्गत निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा, पहली बात। दूसरी बात है कि गिरफ्तार क्यों किया गया भैया? कारण बताओ, तो कारण बताने का भैया है। तीसरी बात है कि मनपसंद के वकील से परामर्श करने का भी अधिकार आर्टिकल 22 देता है, ठीक? अब नेक्स्ट चलते हैं। लेकिन जो 22 हमने बताया आर्टिकल, उसमें 2 प्रकार के व्यक्तियों को ये प्राप्त नहीं होता है, संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। किस चीज़ से संरक्षण? तो गिरफ्तारी और निवारक नज़रबंदी से संरक्षण प्राप्त नहीं होता है, 2 प्रकार के व्यक्ति को। तो कौन-कौन है 2 प्रकार के व्यक्ति? पहला है कि शत्रु अन्य देशी और दूसरा है निवारक नज़रबंदी को प्राप्त नहीं होता है। तो शत्रु अन्य देशी के मतलब क्या होता है? इसका तात्पर्य ये होता है कि कोई नागरिक है देश का, वो किसी युद्ध वाले देश का से क्या हो संबंध रखता हो या शत्रु वाले देश से क्या करता हो संबंध रखता हो, तो उसको ये संरक्षण नहीं प्राप्त होगा। दूसरा, निवारक नजरबंदी जब किया जाएगा तो उसको भी संरक्षण नहीं प्राप्त होता है, दो लोगों को, ठीक। अब आ जाते हैं कि निवारक नजरबंदी होता क्या है। निवारक नजरबंदी का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपराध न किया हो, अपराध नहीं किया हो, अपराध न किया हो, लेकिन आशंका के आधार पे कि वो प्रभुता और अखंडता पे किसी देश की प्रभुता और अखंडता को बाधित करता हो, पहली बात। और दूसरी बात क्या कि वो कानून व्यवस्था को भंग करने का आशंका हो, तो ऐसे में उसको निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। हमने कहा क्या कि निवारक नजरबंदी का तात्पर्य ये होता है कि वो अपराध नहीं किया हो, अपराध करने से पहले ये आशंका जताया जाता है कि वो कानून व्यवस्था गड़बड़ कर सकता है या प्रभुता या अखंडता पे कुछ व्यवधान डाल सकता है, तो इसके तहत उसको क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है या निवारक नजरबंदी के में उसको निवारक नजरबंदी के तहत घर के अंदर रखा जा सकता है, ठीक है। अब दो तरीके के निवारक नजरबंदी होता है, एक तो निवारक नजरबंदी होता है, दूसरा होता है दंडात्मक नजरबंदी। इन दोनों में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। देखो, निवारक नजरबंदी और दंडात्मक नजरबंदी में डिफरेंस ये है कि दंडात्मक नजरबंदी जब कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तब उसको नजरबंद किया जाता है, जब व्यक्ति क्या कर दे, अपराध कर दे। और निवारक नजरबंदी में अपराध ना किया हो, उस मात्र आशंका के आधार पे उसको क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक। तो निवारक नजरबंदी और दंडात्मक नजरबंदी के बीच में आप अंतर समझ गए। अब आते हैं हम नेक्स्ट कि निवारक नजरबंदी किन आधारों पे लगाया जा सकता है। भारत में निवारक नजरबंदी कितने आधार पे लगाया जा सकता है? तो 4 आधारों पे लगाया जा सकता है। पहला आधार होगा कि राज्य की सुरक्षा अगर उससे प्रभावित हो रही है, जिससे आशंका है कि वो जिस व्यक्ति के प्रति ये आशंका है कि वो राज्य की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है, तो उसको निवारक नजरबंदी के अंदर गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर कानून व्यवस्था भंग करता है तब भी निवारक नजरबंदी के अंतर्गत क्या होगा, गिरफ्तार हो सकता है। अगर आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति को क्या करता है, बाधित करता है, आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति को क्या करता है, बाधित करता है, तब भी उसको नजरबंद किया जा सकता है, ठीक है। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है, तब भी हम क्या कर सकते हैं, निवारक नजरबंदी के तहत उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। मान लो विदेशी राज्य क्या है, वो हमारे देश का शत्रु है और उससे मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है, तो ये आशंका हो जा सकता है कि हमारे राज्य के लिए या राष्ट्र के लिए सुरक्षा खतरे में हो सकता है उस बंदे से, तो उसको निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक। तो ये 4 आधार है। अब आ जाओ
क्या भारत जैसे लोकतंत्र में निवारक नजरबंदी उचित है कि नहीं, इसका मूल्यांकन करिए, या पक्ष पक्ष और विपक्ष में अपना मत दे दीजिए। तो हम बताएंगे कि देखो भैया, भारत लोकतंत्र को क्या करता है, फॉलो करता है, लोकतंत्र को फॉलो करता है, अनुकरण करता है, ठीक है। और निवारक नजरबंदी में क्या होता है कि जब निवारक नजरबंदी कर दिया जाता है, उसमें फंडामेंटल राइट उस व्यक्ति का क्या हो जाता है, उससे वंचित हो जाता है, मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है जब निवारक नजरबंदी किया जाता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये उचित नहीं लगता है। पहली बात बताएंगे कि निवारक नजरबंदी के कारण व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों से वंचित हो जाते हैं, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये उचित नहीं प्रदर्शित होता है। दूसरा कारण बताएंगे, दूसरा बताएंगे कि भारत में बड़े पैमाने पे क्या है, अशिक्षा है, और नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव पाया जाता है। क्या बताया, बताया कि भारत में बड़े पैमाने में अशिक्षा है और नागरिकों में अपने अधिकारों को लेके जागरूकता का अभाव पाया जाता है। इसी दशा में पुलिस क्या कर सकती है, पुलिस क्या कर सकती है, निवारक नजरबंदी को दुरुपयोग कर सकती है, ठीक है। तो इस लहजे से देखा जाए तो ये उचित नहीं है भारत जैसे लोकतंत्र में। फिर भी हमें अपना मत देना होगा। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण में हम ये कहेंगे कि निवारक नजरबंदी एक आवश्यक बुराई है। क्या है, आवश्यक बुराई है, ठीक है, जिसे स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भारत जैसे देश में नक्सलवाद और आतंकवाद सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है। नक्सलवाद, आतंकवाद, ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन के उभरे हैं, और इनसे निपटने के लिए निवारक नजरबंदी आवश्यक प्रतीत होता है, ठीक है। दूसरी बात हम बोलेंगे, जो हम पहले पक्ष रखे थे कि लोकतंत्र के लिए पुलिस क्या कर सकती है, उसका दुरुपयोग कर सकती है, जहां पे भारी पैमाने पे अशिक्षा पाया जाता है और अपने अधिकारों को लेके नागरिक जागरूक नहीं दिखाई देते हैं। तो उसके पक्ष में बोला जाता है कि देखो भैया, उस दुरुपयोग के लिए रोकने के लिए न्यायपालिका है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका है भारत में, ठीक। और आर्टिकल आर्टिकल 32 के तहत अगर किसी को निवारक नजरबंदी किया गया है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कार्पस के तहत वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके रिट दायर कर सकता है। तो ये कहना गलत है कि दुरुपयोग होगा। क्यों, क्योंकि न्याय व्यवस्था ये भारत में स्वतंत्र है, और उसके तहत आर्टिकल 32 के तहत हैबियस कार्पस दिया गया है। किसी बंदे को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो प्रत्यार्पण करने के लिए, ठीक है। अब क्या है कि जो अगर निवारक नजरबंदी प्री के लिए इंपॉर्टेंट है कि निवारक नजरबंदी कितने दिन के लिए रख सकते हैं, तो 90 दिन के लिए रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, संसद के कानून में सिर्फ 60 दिन है। संसद के कानून में कितना है, 60 दिन है, ठीक है। अगर 90 दिन से ज्यादा गिरफ्तार करके निवारक नजरबंद को रखना है, 90 दिन से एक दिन भी ज्यादा, तो तीन जजों का एक सलाहकार बोर्ड बनेगा। एक सलाहकार बोर्ड बनेगा, कितने जजों का, 3 जजों का, और उसके सिफारिश के बाद ही 90 दिन से ज्यादा निवारक नजरबंदी को गिरफ्तार करके रखा जा सकता है। तो 3 सदस्यीय जो बोर्ड होंगे, वो वर्तमान समय में हाईकोर्ट के जज होंगे, या रिटायर्ड जज होंगे, या उनके जैसे योग्यता रखने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है इन 3 लोगों में। तो 3 लोगों का सलाहकार बोर्ड होगा, उसी की सिफारिश पे 90 दिन से ज्यादा क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार करके रख सकते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 2 हैं, एक है 23, ठीक है, और एक आर्टिकल है 24। 23 क्या बोलता है, 23 मनाही करता है या निषेध करता है मनुष्यों के दुर्व्यापार को, बेगार को और बलात् श्रम को। ये तीनों चीज को प्रतिबंधित करता है कौन, आर्टिकल 23। तो ये प्री में पूछा जाता है कि मनुष्यों के दुर्व्यापार को, बेकार को, बलात् श्रम को कौन निषेध करता है, कौन सा आर्टिकल, तो 23 आर्टिकल है। लेकिन ये ध्यान रखना कि आर्टिकल 23 का एक अपवाद है कि सार्वजनिक हित में ऐसा किया जा सकता है, सार्वजनिक हित में ऐसा किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल ले लो कि अगर सपोज करो कि भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध होने लगता है, और उस समय हमें सैन्य की जरूरत पड़ती है, सेना की जरूरत पड़ती है, तो सेना को जरूरत देखते हुए हम युवाओं को
बेगार के रूप में, या हम उनको बोल सकते हैं कि भैया कंट्री के लिए सर्व करो, तो इसमें सार्वजनिक हित में ऐसा किया जा सकता है। हम उनको बिना पेमेंट दिए और अपनी राष्ट्र की सुरक्षा करवा सकते हैं। तो इसमें हम ये आर्टिकल 23 नहीं माना जाएगा। ठीक है। अच्छा, दुर्व्यापार का मतलब क्या होता है? दुर्व्यापार का मतलब, जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लो कि लड़कियों का या फीमेल का वेश्यावृत्ति के लिए व्यापार किया जाता है, तो वो दुर्व्यापार में आ जाएगा। बच्चों का तस्करी होता है या बंधुआ मजदूरी कराया जाता है, वो किस में आ जाएगा? दुर्व्यापार की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है। बेगार क्या होता है? तो बेगार का मतलब है कि जितना मानदेय होना चाहिए, जितना उसको वेजेज मिलना चाहिए, ठीक है, जितना उसको पैसा मिलना चाहिए, उससे कम पैसा देके उससे क्या किया जा रहा है? कार्य करवाया जा रहा है, उसको बेगार में रखा जाता है। बलात् श्रम का मतलब है कि किसी व्यक्ति का इच्छा ना हो फिर भी उससे श्रम कराएं, उसको हम बलात् श्रम कहते हैं, या बलपूर्वक श्रम करवाया जाता है। ठीक है। तो हमारे ख्याल से आप दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम भी समझ गए। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आर्टिकल 24। हमने बताया था कि फंडामेंटल राइट में सिर्फ और सिर्फ दो आर्टिकल हैं, एक आर्टिकल 17 है और एक आर्टिकल 24 है, जिसका कोई अपवाद नहीं है। वो प्री के लिए याद रखना, ये फैक्ट है, कोई अपवाद नहीं है। और आर्टिकल 24 क्या है? ये बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। आर्टिकल 24 बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है। तो संविधान में बोला गया है कि 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चे जो होंगे, उनको कारखाना या खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जा सकता है, अर्थात बाल श्रम मना ही है। इसको देखते हुए संसद ने 1986 में, कब? 1986 में बाल श्रम निषेध और नियंत्रण अधिनियम पारित किया। किसने? संसद ने। और ये हमेशा याद रखना, इस एक्ट को याद रखना है, क्योंकि आए दिन बाल श्रम पे ऐसे आता रहता है, या क्वेश्चन लिखने के लिए इसमें भी, पॉलिटी में भी आ सकता है, मेंस में। तो इसको यूज करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फैक्टफुल हो जाएगा, और हम कुछ तार्किक रूप से बात कर सकते हैं। ठीक है। तो इस अधिनियम में बाल श्रम को क्या बनाया गया? दंडनीय अपराध बनाया गया। क्या बनाया गया? दंडनीय अपराध बनाया गया। और इस एक्ट में 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को काम पे नहीं लगाया जा सकता है। 18 वर्ष बोला गया, लेकिन जबकि संविधान में कितना बोला गया है? 14 वर्ष। तो ये दोनों अंतर ध्यान रखना। एक्ट में 18 है और इसी के ऊपर आलोचना भी होता है। तीसरा क्या किया गया? जो 1986 एक्ट था, अधिनियम था, उसको संशोधन किया गया। कब किया गया? 2015 में संशोधन किया गया, और बोला गया कि घरेलू उपक्रम में, घरेलू कार्य में जो बच्चे छुट्टी पे हैं, उनसे कार्य करवा सकते हैं माता पिता। उसको उसको बाल श्रम के अंतर्गत काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। ठीक, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। अब आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? 25 से लेके 28 तक है। 25 से लेके 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है। ठीक। तो 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बोला गया है। तो आर्टिकल 25 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 25 में 3 बातें बोला गया है कि यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है, किसी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। और तीसरा बात बोला गया कि आचरण, उस धर्म के अनुसार आचरण करने का और प्रचार करने का क्या है? स्वतंत्रता है। ये 3 बातें बोली गई। क्या बोला गया? आर्टिकल 25 से पूछ लिया जाएगा प्री में कि अंतःकरण की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है, तो आप बोलोगे 25 में है। धर्म की स्वतंत्रता या किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता किसमें है? तो 25 में है। आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किसमें है? तो 25 में है। ठीक है। और इसी में 25 में ही बोला गया, आर्टिकल 25 में ही ये बात बोला गया कि जो भी हिंदू धार्मिक संस्थाएं हैं, वो सबके लिए खोला जाएगा, चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, वो सबके लिए खोला जाएगा। और हिंदू धर्म के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जैन आता है, बौद्ध आता है, सिख आते हैं। ये सभी संप्रदाय शामिल होते हैं किसमें? हिंदू धर्म के अंतर्गत। ठीक है। 25 के तहत, आर्टिकल 25 के तहत कृपाण रखने को, सिखों को कृपाण रखने की अधिकार कौन देता है? आर्टिकल 25 देता है। ठीक है। और जो हिंदू धर्म है, उसकी स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पे भी सीमाएं हैं। और सीमाएं किन के आधार पे लगाया जा सकता है? कानून व्यवस्था के आधार पे, सदाचार के आधार पे और सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि के आधार पे हिंदू धर्म की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। किसके आधार पे? कानून व्यवस्था, सदाचार और सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पे। ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं कि आचरण की स्वतंत्रता।
जो प्रैक्टिस है, जैसे जैन लोग संथारा या संलेखना करते हैं। याद है कि जब हम लोग प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, तो प्राचीन इतिहास में हम ये तथ्य जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने संथारा प्रथा के अंतर्गत अपना प्राण त्याग किया था। ठीक है, ये जानते हैं। तो अब हम लोग आर्टिकल 21 पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 21 बोलता है कि केवल गरिमापूर्ण जीवन जीना आर्टिकल 21 में आता है। मरना नहीं आता, मृत्यु का नहीं आता है। तो इस हिसाब से देखें तो 21 के अगेंस्ट में है संथारा और संलेखना। लेकिन 25 के अंतर्गत, आर्टिकल 25 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि 309 आईपीसी सेक्शन, जो मृत्यु आत्महत्या से जुड़ा हुआ है, ये सेक्शन ये नहीं सही माना जाएगा। किसके लिए? जैनियों के लिए। क्यों? क्योंकि वो संथारा कर रहे हैं या वो खाना पीना छोड़ देते हैं, अपना शरीर त्याग करते हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो आत्महत्या है। और आत्महत्या 309 में आईपीसी सेक्शन में क्या है? प्रतिबंधित है। और 21 के तहत भी इसको क्या माना जाता है? आत्महत्या अवैध माना जाता है। तो इस हिसाब से जैनियों की ये प्रथा क्या है? इसके अगेंस्ट में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जैनियों के लिए, सिर्फ और सिर्फ जैनियों के लिए आर्टिकल 25 के तहत संथारा और संलेखना क्या है? सही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये सिर्फ और सिर्फ जैनियों के लिए। बाकी कोई भी अगर कर ले, अगर आप बैठ जाओ मरणासन पे कि हम अब खाएंगे पिएंगे नहीं, अपना शरीर त्याग करेंगे, तो आपको पुलिस उठाएगी और कुछ खिलाएगी पिलाएगी प्यार से। और कितने प्यार से खिलाएगी पिलाएगी ये जानते ही हो आप। ठीक, तो सिर्फ जैनियों के लिए ही ये मान्य है सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, अब आगे चलते हैं। एक केस स्टडी है टूडलर केस। टूडलर केस दिवाली से रिलेटेड है। क्या है कि कुछ लोग चले गए, बोले कि दिवाली में जो पटाखे फोड़े जाते हैं उससे बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता है, इसको क्या करना चाहिए? प्रतिबंधित कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पास गए। ठीक है, तो टूडलर ने केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, देखो भैया, ऐसा है कि आर्टिकल 25 सभी धर्म के लिए है, आर्टिकल 29 सभी के लिए है। 25 बोलता है धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में, 29 बोलता है संस्कृति के बारे में, कि कोई अपनी संस्कृति को क्या कर सकता है? संरक्षण कर सकता है। 29 ये बोलता है। और इस आधार पे देखें तो हिंदू धर्म का ये धार्मिक स्वतंत्रता है, दिवाली पे क्या करना? पटाखे फोड़ना। और उनकी संस्कृति में है पटाखे फोड़ना। तो हम इसको प्रतिबंध तो नहीं कर सकते हैं, इसको नियंत्रित जरूर कर सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया कि देखो, 10 बजे के बाद कोई भी पटाखे नहीं फोड़ेगा। ठीक है, 10 बजे के बाद कोई पटाखे नहीं फोड़ेगा। दूसरा बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ग्रीन पटाखे आते हैं उनको फोड़ो, जो पर्यावरण से मित्रवत व्यवहार करते हैं पटाखे, उनको फोड़ो। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला, टूडलर केस में था। तो ये ध्यान रखना, ये कभी भी यूज कर सकते हैं हम मेंस में, फर्दर मटेरियल में। अब आते हैं प्रचार या प्रसार की स्वतंत्रता और धर्मांतरण का मुद्दा। देखो, एक्चुअली में क्या है ना कि हमारे संविधान में प्रचार दे दिया और प्रचार को लोग ने प्रसार समझ लिया, और अपने धर्म को क्या करने के लिए, प्रसार बढ़ाने के लिए, बहुत ज्यादा विस्तृत करने के लिए वो धर्मांतरण को अपना क्या मानने लगा? मौलिक अधिकार मानने लगा। तो इसमें फादर स्टेनलेस केस था बनाम मध्य प्रदेश 1977 में। उसमें बोला गया कि देखो भैया, जो आप ना राइट समझ लियो कि प्रसार कर सकते हैं, ये धर्मांतरण फंडामेंटल राइट आपका नहीं है। क्या है? मौलिक अधिकार नहीं है। पहली बात तो ये मानो। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर स्वेच्छा से कोई धर्मांतरण करना चाहता है, एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना चाहता है, तो वेलकम है, स्वीकार है, संविधान सम्मत है। लेकिन अगर किसी का धर्मांतरण छल से, बल से या लोभ से करवाया जाता है, तो वो धर्मांतरण क्या माना जाएगा? अवैध माना जाएगा। तो 3 वर्डिक्ट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अपना जजमेंट दिया। किसमें? फादर स्टेनलेस केस में। ठीक है, तो क्या क्या बोला कि धर्मांतरण कराने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। दूसरा, स्वेच्छा से कोई भी धर्मांतरण कर सकता है, एक धर्म से दूसरे धर्म में ट्रांसफर हो सकता है। तीसरा, कि छल बल और लोभ से कोई धर्मांतरण करा रहा है, उस धर्मांतरण को क्या माना जाएगा? उसको अवैध माना जाएगा।
और आर्टिकल 25 के तहत में हमने बताया था कि धार्मिक संस्थाओं में, हिंदू के धार्मिक संस्थाओं में सभी नागरिकों के लिए खोला जाएगा, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे फीमेल हो। ऐसा नहीं है कि सबरीमाला मंदिर है और वो हिंदू धार्मिक संस्था है और इसमें महिलाओं को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा जाने के लिए, और एक विशेष परिस्थिति जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा हो तो ये तो गलत होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी ये भी माना कि जो भी हिंदू धार्मिक संस्थाएं हैं सभी नागरिकों के लिए खोला जाएगा, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, हिंदू हो, कोई भी जा सकता है। और किस दृष्टिकोण से उसने बोला, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने अपना दृष्टिकोण ये रखा कि भैया समाज में बहुत सारी कुरीतियां विद्यमान है, जैसे अस्पृश्यता, ठीक है, बहुत सारी कुरीतियां विद्यमान है, उसको समाप्त कैसे किया जा सकता है, सबको समानता देके कि आप चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, वो आप कहीं भी जा सकते हो, सार्वजनिक स्थान पे आप रह सकते हो। और इसी के अंतर्गत 25 के अंतर्गत हमने बोला था ना कि 5 क होते हैं, 5 कक्के। 5 कक्के किसमें होते हैं? सिख में। केस, कड़ा, कंघा और कच्छा, कृपाण, ये 5 का क्या है? 5 सिखों के लिए 5 कक्के का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 25 में, ठीक है। और कृपाण लिखने का अधिकार आर्टिकल 25 में दिया गया। ये सब फादर स्टेनिस्लास बनाम मध्य प्रदेश में भी सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 क्या बोलता है कि आर्टिकल 26 ये बोलता है कि प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामले को, जो भी धार्मिक समुदाय है, अपने धार्मिक मामले को प्रबंध करने के का क्या होगा? अधिकार होगा। तो धार्मिक मामले का प्रबंध करने का अधिकार कौन सा देता है? 26 देता है। लेकिन इस पे शर्त लगाया गया। शर्त ये है कि भाई आप कर सकते हो, अपने धार्मिक मामले का प्रबंध कर सकते हो, अधिकार है, लेकिन अगर कोई प्रबंध जो आप कर रहे हो वो सार्वजनिक मामले से जुड़ जाए या लौकिक मामले से जुड़ जाए तो उसमें राज्य क्या कर सकता है? हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य क्या कर सकता है? हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लो कि आर्टिकल 26 के तहत सबरीमाला केस में क्या हुआ था कि महिलाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया था मंदिर में प्रवेश करने के लिए। तो महिलाएं गईं कहां पे? दीप्ति देसाई गईं सुप्रीम कोर्ट और बोला कि भैया ये तो हमारे साथ, हम लोग के साथ क्या हो रहा है? अन्याय हो रहा है, मालिक सुनो सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में बोला कि देखो भैया, सबरीमाला जो तुम बता रहे हो कि 26 हमें अधिकार देता है अपने धार्मिक मामलों को प्रबंध करने में, तो हम मना कर सकते हैं, ये सरासर गलत है, यहाँ पे हस्तक्षेप हो गया। और यहाँ बोला कि भैया आप आर्टिकल 14, 15 और 19 के अगेंस्ट में हो। आप आर्टिकल 14, 15 और 19 का हनन कर रहे हो महिलाओं का आप प्रवेश वर्जित करके, ठीक है। और इन्होंने अपना सपोर्ट रखा था केवल आर्टिकल 26 से, ठीक है। चलो अब आ जाए केस स्टडी, वही आ गया सबरीमाला में तृप्ति देसाई जो है वो भूमाता ब्रिगेड की प्रमुख थी। तो ये भी पूछा जा सकता है प्री में, कब क्या जाने कौन सा क्वेश्चन आया टप के। तो भूमाता ब्रिगेड की प्रमुख थी कौन? तृप्ति देसाई, ठीक है। सबरीमाला मंदिर के जो गर्भगृह है उसमें कुछ विशेष दिनों में महिलाओं का प्रवेश वर्जित किया जाता था। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता था महिलाओं का तो उसमें प्रवेश क्या कर दिया था? वर्जित कर दिया जाता था। और न्यायालय के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पे किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला सबरीमाला केस में कि 25 और 26 को जो आधार बनाए हो सबरीमाला मंदिर, और केरल सरकार जो अपना आधार बनाए हो, केरल सरकार का एक एक्ट भी है, वो एक्ट का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन ये याद रखना 26 और 25 को आधार जो बनाए हो वो गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप 14, 15 और 19 का हनन तो कर रहे हो, और साथ में ये भी है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सबको है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो इनको भी क्यों कर रहे हो? तो 25 सिर्फ आप ही के लिए नहीं है, इनके लिए भी है, ठीक है। तो ये भी हो गया, हम लोग केस डिस्कशन कर लिए। अब आर्टिकल 27 आ जाए। आर्टिकल 27 में क्या बोला गया है कि ऐसा कोई कर सरकार नहीं लगाएगी, गवर्नमेंट ऐसा कोई कर नहीं लगाएगी जिसमें किसी धर्म विशेष पे कोई पैसा, कोई आय क्या हो रहा है? खर्च किया जा रहा है, धर्म विशेष पे खर्च किया जा रहा है, तो उस पे सरकार क्या करेगी? टैक्स नहीं लगाएगी। तो टैक्स से बचने के लिए, मतलब टैक्स गवर्नमेंट नहीं लगाएगी किसी
धर्म विशेष की उन्नति में कोई पैसा खर्च किया जा रहा है तो उस पैसे पे क्या होगा, टैक्स नहीं लगेगा। और ये किसी एक धर्म के लिए नहीं, सारे धर्म के लिए ये बात सही है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 27 बोलता है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 28। 28 क्या बोलता है कि राज्य की शिक्षा संस्थाएं हैं उसमें जो राज्य द्वारा वित्त पोषित हैं या राज्य की जो शिक्षा संस्थाएं हैं उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता है। धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन आता है। तीनों कंडीशन बहुत अच्छे से समझो, बहुत पीसफुल माइंड से समझो। क्या है कि अगर मान लो राज्य है, यहाँ पे राज्य क्या करे, अगर 100% वित्त पोषित कर दे, किसी शिक्षण संस्थान को 100% वित्त पोषित कर दे, तो वहां पे कोई धार्मिक शिक्षा, कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। पहली बात। अगर राज्य आर्थिक सहायता देता है शिक्षण संस्था को, आर्थिक सहायता देता है, 100% वित्त पोषित न करके सिर्फ आर्थिक सहायता देता है, तो वहां पे धार्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा तो दिया जा सकता है, धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है, लेकिन बाध्य नहीं किया जा सकता है, बाध्य नहीं किया जा सकता है। तीसरा केस क्या आता है, तीसरा है कि राज्य क्या करे, राज्य द्वारा वो शिक्षण संस्थान सिर्फ मान्यता प्राप्त हो, मान्यता प्राप्त हो, उसको कोई आर्थिक लाभ या अनुदान नहीं दिया जा रहा है, ना वित्त पोषण किया जा रहा है, सिर्फ राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो, तो उसमें धार्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है। एक चौथा कंडीशन ये आएगा कि राज्य का कोई भी भूमिका नहीं है किसी शिक्षण संस्थान में, राज्य की कोई भूमिका नहीं है किसी शिक्षण संस्थान में, तब धार्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा दिया भी जा सकता है और वहां पे बाध्य भी किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 28 के डिस्कशन करने पे मेंस में हमारा काम आएगा। और ये 4 आप लोग ध्यान रखिएगा, 4 केस हैं, चारों में बताया कि 100% वित्त पोषण, आर्थिक रूप से सहायता दिया जाए, मान्यता प्राप्त हो शिक्षण संस्थान को, और कोई ऐसा शिक्षण संस्थान जिसमें राज्य का कोई भूमिका ना हो, तो ये चारों में अलग अलग होगा। ठीक, अब आते हैं आर्टिकल 29 और 30। और 29-30 किससे जुड़ा है, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार कौन देता है, 29 और 30 देता है। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है भैया, आर्टिकल 29 ये बोलता है कि जो नागरिक हैं उनके प्रत्येक वर्ग को, चाहे वो लिपि हो, अपनी भाषा हो या संस्कृति हो, उसको संरक्षण करने का अधिकार है। अब मतलब प्रत्येक वर्ग को अपनी लिपि, भाषा और संस्कृति को संरक्षण करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, और ऐसे लोगों को, ऐसे वर्ग को उनकी लिपि, भाषा या संस्कृति के आधार पे भेदभाव नहीं कराया जाएगा किसी शिक्षण संस्थान में, किसी शिक्षण संस्थान में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो 2 बातें बोली गई हैं। पहली बात बोला गया कि लिपि, भाषा, संस्कृति को संरक्षण दिया जाएगा, प्रत्येक वर्ग को संरक्षण है। और दूसरी बात है कि शिक्षण संस्थान में इनके आधार पे हम भेदभाव नहीं कर सकते। तो संस्कृति होता क्या है ये भी जान लें। संस्कृति को बहुत छोटे में अभी जानते हैं, जब हम भारतीय समाज पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में चर्चा करेंगे। देखो, संस्कृति होता है कि कोई नृत्य हो गया, नाटक हो गया, गायन हो गया, संगीत हो गया, त्योहार हो गया, रीति रिवाज हो गया, पहनावा हो गया, खान पान हो गया, अर्थात जो भी संस्कृति को एक बड़ा अच्छे से कंसेप्ट में समझो कि ये पर्यावरण है, पर्यावरण है, और पर्यावरण, पर्यावरण से सामंजस्य बैठाने के लिए मनुष्य जो भी क्रियाकलाप करता है वो संस्कृति कहलाता है। पर्यावरण से सामंजस्य बैठाने के लिए मनुष्य जो भी क्रियाकलाप करता है वो संस्कृति कहलाता है। तो जैसे पहनावा हो गया, जैसे अरब के लोग क्या पहनते हैं, पूरे शरीर को ढके रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे रेत होता है और रेत चलता है, रेत चलता है तो कहीं भी जा सकता है, कान को भी ढके होते हैं, कान में घुस जाता। ठीक है, तो वहां की संस्कृति हो गई वो। तो पर्यावरण से सामंजस्य बैठाने के लिए जैसे खान पीन, जैसे जहाँ गर्मी है पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां पे शराब नहीं पीना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो गया है, एक फैशन बन गया है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जहाँ कोल्ड रीजन है वहां पे नेसेसरी है हमें पीना, वहां की संस्कृति है खान पीन। ठीक है, ये लोग टॉलरेट नहीं कर पाएंगे गर्मी में, और ये बीमार जल्दी, किडनी फेल होगा, लिवर फेल होगा, ये अलग है। ठीक, तो पर्यावरण के सामंजस्य बैठाने में जो चीज मनुष्य क्रियाकलाप करता है उसको संस्कृति बोलते हैं। ये कंसेप्ट है, आप जो भी लिख सकते हो उसमें, खान पान, संगीत, त्योहार, जो भी। ठीक है, आर्टिकल 30 देखो। आर्टिकल 30 क्या है, आर्टिकल 30 एक ऐसा
आर्टिकल है जिसमें प्रत्यक्षता अल्पसंख्यक के बारे में बोला गया है या कोट हुआ है अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक शब्द किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 30 में आता है, पहले प्री के लिए। तो अल्पसंख्यक क्या है? संविधान में अल्पसंख्यक को दो आधार पे बोला गया है। एक बोला गया है धार्मिक आधार पे अल्पसंख्यक हो सकता है और दूसरा भाषाई आधार पे। तो ध्यान रखना कि अल्पसंख्यक कितने आधार पे हो सकते हैं? धार्मिक आधार पे और भाषाई आधार पे। ये सीधे सीधे प्री में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो सभी अल्पसंख्यक चाहे धार्मिक आधार पे हो चाहे भाषाई आधार पे हो, उनको मनोकुल अपने मन के हिसाब से शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार कौन देता है? आर्टिकल 30 देता है, ठीक है। और कोई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है, उसकी भूमि का या संपत्ति का अधिग्रहण कौन करता है? राज्य करता है। तो बाजार घर पे नहीं, दर पे, बाजार दर पे उसको मुआवजा दिया जाएगा, ऐसी बात है। किसमें? आर्टिकल 30 में। कि किसी अगर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान को क्या कर रहा है? राज्य अधिग्रहण कर रहा है, तो उसको बाजार दर पे मुआवजा दिया जाएगा। और ये बता ही दिए हैं कि प्रत्यक्ष अल्पसंख्यक शब्द कहां पाया जाता है? आर्टिकल 30 में। धार्मिक और भाषाई दो आधार पे अल्पसंख्यक का जिक्र किया गया भारतीय संविधान में, ये भी बता दिए, ठीक। अब आते हैं, पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि अल्पसंख्यक क्या है। तो जब भी क्वेश्चन मेंस में आए कि अल्पसंख्यक कौन होते हैं, तो आपको केस स्टडी तुरंत याद आना चाहिए, टीएम पाई फाउंडेशन। टीएम पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2002 ने अल्पसंख्यक को परिभाषित किया है, अल्पसंख्यक को के बारे में बताया गया। तो टीएम पाई फाउंडेशन में बोला है कि अल्पसंख्यक दो स्तर पे हो सकते हैं, एक हो सकता है राष्ट्रीय स्तर पे, दूसरा हो सकता है प्रांतीय स्तर पे। ध्यान से समझो, क्या बोला कि अल्पसंख्यक दो स्तर पे हो सकता है, राष्ट्रीय स्तर पे, प्रांतीय स्तर पे। और ये अल्पसंख्यक किसके आधार पे देखा जाएगा? जनसंख्या के आधार पे। जैसे एग्जाम्पल में हम बताएं कि अगर बहुत कोई समूह है और उसकी जनसंख्या क्या है? बहुत ज्यादा है, तो उसको क्या बोलेंगे? बहुसंख्यक बोलेंगे, बहुसंख्यक बोलेंगे। और उस समूह के इतर जो भी होंगे समूह, उसको क्या बोलेंगे? अल्पसंख्यक बोलेंगे। तो समझ में आया कि जिस समूह की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो उसको बहुसंख्यक बोला जाएगा, और उस समूह के इतर जितने समूह पाए जाते हैं उसको अल्पसंख्यक बोला जाएगा। लेकिन एक शर्त है, तब बोला जाएगा जो सही समूह हो, जब प्रेसिडेंट या गवर्नर उस चीज की मान्यता दे या अल्पसंख्यक मान ले। कौन? प्रेसिडेंट और गवर्नर उसको क्या कर दे? नोटिफाई कर दे, तभी अल्पसंख्यक माना जाएगा, ठीक। और दूसरी बात क्या है कि राष्ट्रीय स्तर पे 6 अल्पसंख्यक पाए जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे 6 अल्पसंख्यक हैं, और इसका नाम याद रखना, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी हैं। और प्रांतीय स्तर पे देखें तो प्रांतीय स्तर पे जहां पे हिंदू क्या हो गए हैं? अल्पसंख्यक हो गए हैं, वो 6 राज्य हैं। कितने हैं? 6 राज्य हैं। वो कौन कौन? पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, नागालैंड है, मेघालय है, मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश है। इन 6 राज्यों में हिंदू क्या है? अल्पसंख्यक है, ठीक। और राष्ट्रीय स्तर पे 6 ऐसे समुदाय हैं जो अल्पसंख्यक माने जाते हैं, ठीक। अब आ जाओ अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की बात किया जाए, तो अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की बात करें तो ऐसे शिक्षा संस्थान जिनकी स्थापना किसके द्वारा किया गया हो? अल्पसंख्यक के द्वारा किया गया है, और अल्पसंख्यकों के शैक्षिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया गया हो? शिक्षण संस्थान की स्थापना किया गया हो, वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान बोले जाते हैं। जैसे AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है। और अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान जो होते हैं उनको भारत में प्रबंधन से संबंधित कुछ विशेष छूट प्रदान होता है। तो जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है उनको अपने शिक्षण संस्थानों को प्रबंध करने के लिए कुछ विशेष छूट दिया जाता है, किसके द्वारा? भारत के द्वारा। जैसे फी को क्या कर सकते हैं? निर्धारित कर सकते हैं, उनका अधिकार दिया गया है। दूसरा है कि जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए सीटों का आरक्षण कर सकता है, ठीक है। और तीसरा क्या है कि शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती में उन्हें स्वायत्तता प्राप्त होता है। तो शिक्षक और कर्मचारियों की भर्ती अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान कर सकती हैं। और समय समय पे राज्य या राष्ट्र क्या करता है? सरकार उन्हें विशेष अनुदान
देता है। किसको? अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान को। तो कभी भी अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थान के बारे में, शिक्षा संस्थान के बारे में लिखने को आए, तो आपको यही सारी चीजें फॉर्डर मटेरियल डिस्कशन करना होगा। तो लेकिन अब ये बोलते हैं कि क्या क्वेश्चन उठता है कि भारत में अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान पूर्णतः सरकारी नियंत्रण से मुक्त है? तो पूर्णतः मुक्त नहीं है। क्यों? कि जो पाठ्यक्रम है और जो विषय है संबंधी नियम है, वो यूजीसी के द्वारा या सरकार के द्वारा क्या किया जाता है? तय किया जाता है शिक्षण संस्थान में। दूसरी बात कि इनकी जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वो पारदर्शी होना चाहिए, ये भी नियंत्रण किया जाता है सरकार के द्वारा। तीसरा क्या है कि ऐसा नहीं है कि मनमाने तरीके से शिक्षक और कर्मचारियों को भर्ती कर लेंगे। नहीं, उनकी योग्यता निर्धारित किया गया है यूजीसी के द्वारा या सरकार के द्वारा, उसका पालन करना भी उनके लिए जरूरी है। और नेक्स्ट है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, ये एक सीधे सीधे अधिनियम प्री में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कब लाया गया था? तो 2014 में तो में पारित हुआ। अगर शिक्षण संस्थान, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान को अधिग्रहित करती है कौन? राज्य। तो उसके जो बाजार दर है उसके 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, इसमें बात बोला गया। ठीक, अब आ जाओ संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, ये आर्टिकल 32 में, और हमने बताया कि अंबेडकर ने इसको क्या बोला था? संविधान का आत्मा बोला था। ठीक है, तो अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, इसका मतलब क्या है आर्टिकल 32 में? कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट का या मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है या उल्लंघन हो रहा है, तो वो सीधे सीधे 5 प्रकार का रिट दायर कर सकता है। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। और आर्टिकल आर्टिकल 226 के तहत कहाँ कर सकता है? हाई कोर्ट में कर सकता है। ठीक, बात समझ में आया? तो ये आर्टिकल 32 के तहत 5 तरह के रिट दायर किया जा सकता है, किसके? मौलिक अधिकार के उल्लंघन के प्रति सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है। 5 प्रकार के, तो वो 5 प्रकार देख लेते हैं क्या है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस। मतलब हैबियस कार्पस का मतलब है कि बंदी को, जो बंदी बनाया गया है, उसको प्रस्तुत किया जाए। क्या किया जाए? प्रस्तुत किया जाए। किसके सामने? न्यायालय के सामने। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के द्वारा न्यायालय किसी बंदीकर्ता को, व्यक्ति को, जो बंदी बनाया है, बंदीकर्ता व्यक्ति को आदेश देती है कि जिसको आप बंदीकरण किए हैं या बंदी बनाए हैं, उनको न्यायालय के सामने पेश किया जाए। अगर आपने जो बंदी बनाया है वो कानून सम्मत है, कानून के अनुसार है, तब तो उसे बंदी बनाना ठीक है। अगर नहीं है कानून सम्मत, तो उसे तुरंत रिहा करने के लिए बोलेगा कौन? न्यायालय बोलेगा। और ये बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके खिलाफ किया जा सकता है? तो ये रिट, ध्यान रखना, रिट 2 लोगों के खिलाफ हो सकता है। एक निजी व्यक्ति के जा सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण को लेके, और दूसरा लोक अधिकारी। ये दोनों के विरुद्ध ये जारी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई बंदी बनाया है और निजी मामला है, जैसे मान लो कि हम हैं और आप हैं। ठीक है, हमने आपको क्या किया? बंदी बना लिया। तो हम तो कोई गवर्नमेंट है नहीं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, पुलिस तो है नहीं, या हम गवर्नमेंट के द्वारा कोई रोजगार प्राप्त किए हुए इंसान तो है नहीं। हम आपको बंदी बना लिए। जब बंदी हमने आपको बना लिया, तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और किस के तहत? हैबियस कार्पस के तहत, और याचना कर सकते हैं कि भैया देखो, वो जो है ब्रिजेंद्र, हमको बंदी बना लिए हैं। और बंदी बना लिए हैं तो वो जाएगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि भैया ऐसा है कि सामने लाओ। फिर सुनेगा और हमारा आधार सुनेगा। अगर कानून सम्मत होगा तो कहेगा कि ठीक है, और कानून सम्मत अगर नहीं होगा तो कहेगा कि तुरंत छोड़ो, इनको बंदी न बनाओ। तो एक तो निजी आदमी हो गया, ठीक है, निजी व्यक्ति। और दूसरा लोक अधिकारी। लोक अधिकारी के अंतर्गत वो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय आते हैं, सारे सारे गवर्नमेंट अधिकारी। ठीक है, तो इन दोनों के विरुद्ध ये जारी किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया? अब नेक्स्ट आते हैं परमादेश। परमादेश या मैंडेमस है क्या? कि हम आदेश देते हैं। क्या है? आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब है कि हम आदेश देते हैं, और वो आदेश किसको होगा? लोक अधिकारी को होगा। किसको? तो परमादेश किसके खिलाफ जारी हो सकता है? लोक अधिकारी को के खिलाफ। अगर कोई लोक अधिकारी है, वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो न्यायालय उसको अपने कर्तव्य को पालन करने के लिए बाध्य कर सकता है। न्यायालय क्या कर सकता है? बाध्य कर सकता है।
ये कह के कि हम आदेश देते हैं कि तुम अपने कर्तव्य का क्या करो, पालन करो। ठीक, लेकिन ध्यान रखना यहाँ एक्सेप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। परमादेश लोक अधिकारी के अंतर्गत जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको नहीं लिया जाता है, उनके खिलाफ नहीं जारी कर सकते। गवर्नर होता है उसके खिलाफ नहीं जारी कर सकते हैं। जो जज होते हैं, जुडिशियल जज होते हैं, उन जज के खिलाफ नहीं जारी कर सकते हो परमादेश। लेकिन हाँ, ये जज अगर कोई प्रशासनिक काम कर रहा है या एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा है, उसके खिलाफ जारी किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, सारे जज नहीं है। न्यायाधीश अगर प्रशासनिक कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ रिट दायर किया जा सकता है। तो 3 के खिलाफ नहीं किया जा सकता है। तो जज में ये एक्सेप्शन याद रखना, प्री में कभी भी फंसा सकता है। ठीक है, तो ये मैंडमस हो गया। अब तीसरा चलते हैं, प्रतिषेध। ये प्रोविजन में है क्या, 2 लोगों के खिलाफ किया जाता है, एक जुडिशियल बॉडी और दूसरा क्वासी जुडिशियल बॉडी। जुडिशियल बॉडी को हिंदी में न्यायिक संस्था बोलते हैं और क्वासी जुडिशियल बॉडी को अर्ध न्यायिक संस्था बोलते हैं। ये प्रतिषेध हो चाहे उत्प्रेषण हो, इन्हीं 2 के खिलाफ ही जारी होता है, पहली बात। दूसरी बात, प्रतिषेध में बोलता है कि मान लो कि ये क्वासी जुडिशियल का बॉडी का क्षेत्राधिकार है, इसी के अंदर आपको काम करना है, इसके बाहर का आप नहीं कर सकते हो। तो प्रतिषेध में क्या कर सकता है कि अपने क्षेत्राधिकार से, जो उनका क्षेत्र है निर्धारित किया गया है, उससे जाके उसका उल्लंघन नहीं करना है। ये प्रतिषेध में बोलता है कि अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करके कोई कार्रवाई ना करे, ये प्रतिषेध में बोला जाता है। और किसके खिलाफ बोला जाता है, जुडिशियल बॉडी और क्वासी जुडिशियल बॉडी के बारे में बोला जाता है। क्वासी जुडिशियल बॉडी में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आता है, ट्राई आता है और सेबी आता है। ठीक है, अब आ जाओ उत्प्रेषण। उत्प्रेषण क्या है कि बोल दिया कि भैया ये आपका क्षेत्राधिकार है, इससे बाहर नहीं जाएंगे। ये तो प्रतिषेध में बोल गया, ठीक है। लेकिन उत्प्रेषण में बोलता है कि ऐसा है कि ये दोनों क्वासी जुडिशियल बॉडी और जुडिशियल बॉडी, ये दोनों अपना क्या करते हैं, क्षेत्राधिकार से बाहर जाके, अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके अपना वर्डिक्ट सुना देते हैं, अपना निर्णय सुना देते हैं। तो उसका उल्लंघन भी करते हैं। उल्लंघन करने के बाद जब वर्डिक्ट सुना देते हैं, तब जाके उत्प्रेषण आता है। और उत्प्रेषण में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, कहता है कि भैया इस जो वर्डिक्ट सुनाया गया है उसको नल एंड वाइड बोल देता है कि ये अपने आपके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है और आपने ये जो वर्डिक्ट सुनाया है वो मान्य नहीं होगा। ठीक, ये उत्प्रेषण में बोला जाता है। तो उत्प्रेषण भी क्या होता है, जुडिशियल बॉडी और क्वासी जुडिशियल बॉडी के खिलाफ जारी होता है। अब आता है अधिकार परीक्षा। क्यों वारंटो में देखो, अधिकार परीक्षा में क्या होता है कि कोई भी लोक पद पे किसी व्यक्ति का दावे की वैधता जांच किया जाता है कि कोई लोक पद पे कोई व्यक्ति बैठा है, तो उसकी वैधता की जांच कौन करता है, न्यायालय करता है। ठीक है, अगर वो दावा कानून सम्मत पाया जाता है लोक पद के लिए तो ठीक है, अगर कानून सम्मत नहीं होता है तो उसको हटा दिया देता है न्यायालय। क्या कर देता है, हटाने की बात कर देता है या पद से हटा देता है। तो ये अधिकार परीक्षा है। ठीक, तो ये 5 प्रकार के हम लोग देख लिए। क्या, रेट। अब रेट में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रेट तो दो जाहिर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत। तो कौन किसका रेट सबसे ज्यादा व्यापक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा व्यापक रेट किसका होता है, हाई कोर्ट का होता है। ठीक है, अब कैसे होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो होता क्या है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही 5 प्रकार के रिट दायर कर सकते हैं। दोनों ही 5 प्रकार के रिट दायर कर सकते हैं, दोनों में ही किया जा सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में अगर उल्लंघन हो रहा है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो ही जाहिर क्या किया जा सकता है, दायर किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन हाई कोर्ट में मौलिक अधिकार का तो किया ही जाता है, साथ साथ में जो अन्य अधिकार हैं उसके लिए भी इसमें रिट दायर किया जा सकता है, किसमें, हाई कोर्ट में। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रिट का क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट की तुलना में हाई कोर्ट का क्या है, व्यापक है। बात समझ में आया। अब ये बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षक बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इसके पीछे के कारण समझो तो हमेशा याद रहेगा। कारण क्या है कि अगर फंडामेंटल राइट को लेके कोई व्यक्ति 2 जगह जाता है, एक सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, एक हाई कोर्ट के पास जाता है।
अगर फंडामेंटल के मौलिक अधिकार के उल्लंघन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है तो इसको एक्सेप्ट ही करना है, इस रिट को एक्सेप्ट ही करना है। जबकि हाई कोर्ट के पास कोई जरूरी नहीं कि ये फंडामेंटल राइट को एक्सेप्ट करें, वो उसको इनकार भी कर सकता है या कोई और सुझाव दे सकता है हाई कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, एक्सेप्ट ही करेगा। तो रिट जारी करने के लिए बाध्य है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बाध्य नहीं है। इसी कारण हम बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार का संरक्षक है। तो हाई कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक, प्री के लिए। अब आ जाओ आर्टिकल 33 के बारे में बोलते हैं। तो आर्टिकल 33 में 4 श्रेणी के व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है। 4 श्रेणी के व्यक्ति कौन कौन है? जो कानून व्यवस्था लागू करने वाले एक व्यक्ति हो, कानून व्यवस्था लागू करने वाले व्यक्ति, दूसरा सशस्त्र बल के सदस्य, तीसरा आसूचना से संबंधित व्यक्ति जो गुप्तचर सेवाएं में है, और चौथा टेलीकम्युनिकेशन या दूरसंचार से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनको, इन चारों लोगों को मौलिक अधिकार पे, इनके फंडामेंटल राइट पे युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है कौन? सरकार लगा सकती है। इन 4 लोगों पे आर्टिकल 33 बोलता है कि इन 4 लोगों पे क्या कर सकता है सरकार? इनके फंडामेंटल राइट पे युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है, कर सकती है। ठीक है, तो वो 4 व्यक्ति कौन है? जो कानून व्यवस्था लागू करने वाले व्यक्ति होते हैं वो, जो सशस्त्र बल के सदस्य होते हैं उन पे, जो गुप्तचर सेवाएं देते हैं उनको लिए, और जो दूरसंचार से संबंधित व्यक्ति होते हैं उनके लिए। उन पे ये आर्टिकल 33 बोलता है कि इन आर्टिकल 33 के तहत गवर्नमेंट इन 4 लोगों पे क्या कर सकता है? प्रतिबंध, इनके फंडामेंटल राइट को कम कर सकता है। ठीक, अब आ जाए आर्टिकल 34 है क्या? तो आर्टिकल 34 मार्शल लॉ से रिलेटेड है। अब मार्शल लॉ क्या होता है? तो मार्शल लॉ का मतलब है कि कहीं भी मान लो कि अलगाववाद है और गृह युद्ध हो रहा है या बहुत चरम सीमा की अशांति है उस क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में क्या किया जाता है? कानून व्यवस्था बनाने के लिए सेना की शक्तियों को क्या किया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। जहां पे अलगाववाद, गृह युद्ध या चरम सीमा पे क्षेत्र अशांति हो, उस क्षेत्र में सेना की शक्तियों को क्या किया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। उसी को हम मार्शल लॉ बोलते हैं या सैनिक कानून बोलते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं 34 से रिलेटेड एक मार्शल लॉ से संबंधित कानून के बारे में। तो अप्सा 1958 में आया था। अप्सा का फुल फॉर्म क्या है? आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। तो सबसे पहले अप्सा 1958 में आया था, वो कहाँ लगा था? नॉर्थ ईस्ट में लगा था। कहाँ लगा था? नॉर्थ ईस्ट में लगा था। दूसरी बार में कहाँ अप्सा लगा था? 1983 में लगा था, ये पंजाब और चंडीगढ़ में लगा था। और फिर अप्सा हटा दिया गया था दूसरा, कहाँ से? 1994 में हटा दिया गया। तीसरा कहाँ लगा था? ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस में नॉर्थ ईस्ट, देन पंजाब चंडीगढ़, और 1990 में कहाँ लगा था? जम्मू कश्मीर में लगा था। अभी वर्तमान स्थिति ये है, वर्तमान स्थिति है कि जम्मू कश्मीर में लगा हुआ है और नॉर्थ ईस्ट में कहीं पार्शियल लगा है, कहीं पूरे क्षेत्र पे लगा है। तो पार्शियल भी लगा है, पार्शियल क्षेत्र में भी लगाया गया है या पूरे क्षेत्र में भी लगा है। तो अभी ये अप्सा लगा हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब अप्सा के प्रावधान जान लें। तो अप्सा प्रावधान क्या बोलता है कि जिस क्षेत्र में अप्सा या लगाया जाता है या अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है, वहां सेना को शक्तियां मिल जाती है। किसको? नागरिकों का मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट है उसको कम करने का या उसको सीमित करने का अधिकार किसको मिल जाता है? सेना को मिल जाता है। ठीक है, कहां पे? जो अशांत क्षेत्र होते हैं। और क्या अधिकार मिल जाता है? उनका फंडामेंटल राइट कैसे कम किया जा सकता है? जैसे किसी भी व्यक्ति को कभी भी हिरासत में ले सकते हैं सेना के लोग, किसी व्यक्ति की वाहन की, परिसर की तलाशी ले सकते हैं सेना। आवागमन की स्वतंत्रता को क्या किया जा सकता है? बाधित किया जा सकता है उस क्षेत्र में। किसी सम्मेलन को भंग कर सकती है सेना। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट सम्मेलन करना बताया था ना 19(1), आगे क्या है? चलो बता ही देते हैं, बी। ठीक, तो सम्मेलन को भंग करने के लिए ये ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में चले जाओगे। अप्सा में ये प्रावधान है कि किसी भी सम्मेलन को भंग कर सकती है सेना। किसी भवन या परिसर में अगर कहीं आतंकवादी क्या हुए हैं, छिपे हुए हैं, या प्रशिक्षण कैंप है आतंकवादी का, तो वो सेना क्या कर सकती है? उस भवन का या परिसर का ध्वस्त कर सकती है। ये सेना के पास अधिकार है। अगर उचित चेतावनी देकर उसे गोली भी मार सकती है। जैसे कि अगर कोई इंसान भाग रहा है और उससे सेना बोले कि भैया थम जाओ,
और वो फिर भी नहीं रुक रहा है, भागे जा रहा है सैर सपाटा, भागे जा रहा है, फिर बोलेगा कि रुक जाओ वरना गोली मार देंगे, फिर भी वो भागे जा रहा है तो मार ही देंगे गोली। ठीक है, तो उचित चेतावनी देकर विशेष परिस्थिति में गोली चलाने या मार डालने का अधिकार सेना को दिया जाता है अप्सा में। तो ये अप्सा के प्रावधान है, इसे जरूर मेंस के लिए तैयार रखना। मोस्ट प्रोबेबल इस बार आना चाहिए अप्सा। ठीक है, मतलब 2023 की बात हो रही है। ठीक, अब देखो, अब यहां से आ रहा है कि हम अप्सा का सपोर्ट क्या कर सकते हैं। अप्सा जहां लगा होता है उनके सैनिक अधिकारों को, जो सैनिक अधिकारी हैं, जो सैनिक अधिकारी हैं, ठीक है, उनके न्यायालय के प्रति जिम्मेदार नहीं बनाया जा सकता जब तक, मतलब न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। क्यों? क्योंकि इस आधार पे कि फंडामेंटल राइट को वो कम कर रहे हैं, इस आधार पे किसी सेना के अधिकारी के ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है न्यायालय में, और जब तक उस भारत सरकार की अनुमति ना हो। अगर भारत सरकार अनुमति दे देता है तो उस सेना अधिकारी पे क्या किया जा सकता है, न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है। अब इस आधार पे क्या हुआ, कुछ लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है जिसका नाम है, केस का नाम है एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन। एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन बनाम यूडीआई भारत संघ 2016 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि देखो, अप्सा को वैध माना, जो अप्सा है वो तो हमारे तत्कालीन परिस्थितियों को देखा जाए, भारत की परिस्थितियों, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, उसके लिए अप्सा सही है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भैया तो सही है और भारत की अखंडता के लिए ये होना भी चाहिए। लेकिन कहा कि देखो भैया, आर्टिकल 21 में ये प्रावधान है कि हमारे भारत के नागरिकों को भी मिला है और जो विदेशी देश हैं, विदेशी या शत्रु हैं, उनको भी आर्टिकल 21 मिला हुआ है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि पूर्णतः जो सेना अगर किसी का हत्या कर दे रही है या मृत्यु गोली मार दे रही है तो उनको न्यायालय से अनुमति मिल जाएगी, क्योंकि 21 इसका प्रावधान करता है कि चाहे नागरिक हो चाहे विदेशी हो शत्रु हो, सबके लिए राइट टू लाइफ इंपॉर्टेंट है, जीवन का अधिकार सबको दिया गया है। तो इस आधार पे हम ये कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम किसी को पूर्णतः अनुमति नहीं दे सकते हैं। अगर उसका संदिग्ध है मृत्यु तो हम उसकी जांच करा सकते हैं। अगर संशय है कि ये गलत तरीके से सेना ने इसको मारा है तो वो न्यायालय के अधीन आ सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ठीक, और ये भी बोला कि देखो, अप्सा वो कभी भी नागरिक कानून का जगह नहीं ले सकता है। अतः अप्सा जो लगाना है वो अपवाद स्वरूप ही लागू करना चाहिए, जब बहुत जरूरी हो तभी लागू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नागरिक शासन का विकल्प नहीं हो सकता है अप्सा। तो दो वर्डिक्ट सुना इसने सुप्रीम कोर्ट का, और इंपॉर्टेंट है जब भी आप ये डिस्कशन करने के लिए बोला जाएगा, डिस्कशन करिए, तो आपको ये वर्डिक्ट सुनाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का मत रखना चाहिए, तब आपका तार्किक आंसर लगेगा। ठीक है, अब आ जाओ आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 क्या बोलता है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो केवल और केवल संसद को है। कौन सा आर्टिकल में बोलता है? 35 में बोलता है कि मौलिक अधिकार संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो संसद को है, संसद को है। ठीक है, राज्य को नहीं है। मौलिक अधिकारों की आलोचना किस किस बात पे की जाती है, तो मौलिक अधिकारों की आलोचना की जाती है कि भैया संविधान एक हाथ से मौलिक अधिकार देता है, दूसरे हाथ से क्या कर लेता है, ले लेता है। अर्थात एक तरफ से तो देता है, फंडामेंटल राइट का अधिकार तो देता है, मौलिक अधिकार तो देता है, दूसरे हाथ में क्या कर देता है, सीमाएं लगा देता है। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो वो फंडामेंटल राइट लिखो 6 के 6 और 6 का अपवाद लिख दो, तो ये तार्किक हो जाएगा या तर्कपूर्ण हो जाएगा कि एक हाथ से देता है दूसरे हाथ से ले लेता है। ठीक है, दूसरी बात है कि भाग 3 जो भाग 3 है फंडामेंटल राइट के लिए, वो बहुत बृहद है, विस्तृत है और जटिल भी है, सबको समझने के लिए आसान नहीं है, इतना जटिल है। इसीलिए भाग 3 को, संविधान के भाग 3 को आइवर जेनिंग्स ने वकीलों का क्या कहा था, स्वर्ग कहा था। तो इस बात से भी आक्षेप लगाया जाता है, फंडामेंटल राइट का आलोचना किया जाता है कि वकीलों का स्वर्ग है। तीसरा क्या है, तीसरा बोला जाता है कि फंडामेंटल राइट हमने यूएस से लिया है, अमेरिका से लिया है, अतः इसमें मौलिकता का अभाव है।
चौथा क्या बोला जाता है कि मौलिक अधिकार आपस में ही कई बार टकराने लगते हैं। जैसे कभी 14 और 19 दोनों ही टकराने लगे तो किसको वरीयता दिया जाए, ये इस बात को लेके हमेशा संशय बना रहता है। ठीक, या आलोचना किया जाता है। तो जब भी कई बार मौलिक अधिकार आपस में ही टकराने लगे तो फिर इसको लेके क्या किया जा रहा है, आलोचना किया जा रहा है। फिर बोला कि फंडामेंटल राइट का निलंबन किया जाता है। ठीक है, जब निलंबन किया जाता है तो इसके आधार पे भी आलोचना किया जाता है कि फंडामेंटल राइट को निलंबित नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे विद्वान इस पे भी क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। और तो और है, संसद क्या है, आर्टिकल 35 के तहत संसद को क्या संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में संशोधन करने के लिए या नष्ट कर सकती है, ऐसा भी आक्षेप लगाया जाता है विद्वानों के द्वारा। क्या कि संसद मौलिक अधिकारों को नष्ट कर सकती है। तो ये आलोचना अगर लिखने की आए तो आलोचना लिखेंगे। अब है कि मौलिक अधिकार का उपयोगिता क्या है या महत्व पूछ ले तो क्या है। तो फंडामेंटल राइट आदमी के जो डिफिनीशन ही हमने बताया था, याद हो तो, भौतिक और नैतिक विकास के लिए क्या है, जरूरी है। भौतिक और नैतिक विकास के लिए क्या है, जरूरी है। फंडामेंटल राइट ये तानाशाही से हमारी रक्षा करती है। तो किसी गवर्नमेंट का या राज्य की तानाशाही नहीं चलने देती है फंडामेंटल राइट। क्यों, अगर राज्य किसी फंडामेंटल का राइट का उल्लंघन करती है तो वो सीधे सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। तो वो तानाशाही से हमारी रक्षा करती है। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों के मन में विश्वास लाती है। फंडामेंटल राइट अधिकार देता है, जैसे कि धार्मिक स्वतंत्रता है 25 से 28, और शैक्षणिक और सांस्कृतिक संरक्षण दिया गया है। इससे अल्पसंख्यकों के अंदर, जो अल्पसंख्यक हैं उनके अंदर विश्वास का भाव उत्पन्न होता है। और विश्वास का भाव जब भी उत्पन्न होगा तो बहुसंख्यक वर्सेज अल्पसंख्यक की जो लड़ाई देखी जाती है वो नहीं देखने को मिलेगा। अर्थात राष्ट्रीय एकीकरण को क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, और क्या फायदा है, तो मौलिक अधिकार में देखा गया है फंडामेंटल राइट में, जैसे स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता हमारा किससे प्रेरित है, तो सब स्वतंत्रता आंदोलन की झलक मिलती है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता आंदोलन की झलक मिलती है, इस हिसाब से भी इसकी उपयोगिता है। अब पूछा जाता है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ठीक, फंडामेंटल राइट को बोला जाता है। तो मैग्ना कार्टा शब्द कहां से आया था, तो बिल 1215 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। मैग्ना कार्टा बिल पारित किया गया था कब, 1215 में किया गया था, ध्यान रखना, ब्रिटिश संसद द्वारा किया गया था। और मैग्ना कार्टा को बिल ऑफ राइट किसने कहा था, फ्रांस ने कहा था। और कब कहा था, 1779 में। तो मैग्ना कार्टा को बिल ऑफ राइट किस भी कहा जाता है, किसके द्वारा, फ्रांस के द्वारा। तो ये हमारा उपयोगिता हो गया। अब आ जाओ मौलिक अधिकारों का निलंबन कब हो सकता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन 2 आर्टिकल के तहत होता है। बहुत क्लियर कट डिफरेंस रखना इसमें। जब भी आपातकाल लगता है, चाहे युद्ध हो चाहे बाह्य आक्रमण हो, अगर इन दोनों आधार पर राष्ट्रीय आपात लग जाता है तो आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 358 के तहत स्वतः ही आर्टिकल 19 क्या हो जाता है, निलंबित हो जाता है। और आर्टिकल 359 या 359 के तहत अगर युद्ध हो रहा हो, बाह्य आक्रमण हो रहा हो, सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा तब होती है। तो उस समय राष्ट्रपति आदेश के द्वारा मौलिक अधिकार को पूर्णतः या सभी मौलिक अधिकार को या किन्हीं मौलिक अधिकार को क्या कर सकता है, प्रतिबंधित कर सकता है। लेकिन 19 तो तुरंत हो जाएगा। और 59 कब आएगा, जब 19 के अलावा और इतर कोई आर्टिकल हमें क्या फंडामेंटल राइट को क्या करना हो, निलंबित करना हो, तो आदेश जारी करेगा कौन, राष्ट्रपति करेगा। 44वां संविधान संशोधन में बोला गया कि देखो, ये 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में हुआ था। बोला कि आर्टिकल 20 और 21 प्रेसिडेंट कभी भी निलंबित नहीं कर सकता, और 359 में ही है सभी आर्टिकल का, तो कभी भी 20 और 21 निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये समझ में आया दोनों। अब आ जाओ एक थोड़ा सा मौलिक अधिकार और मानव अधिकार के बीच में संबंध देख लेते हैं। ये हमारा शायद लास्ट होगा। तो देखो, मौलिक अधिकार और मानव अधिकार। अब पूछा जाए कि कौन ज्यादा व्यापक है, तो देखो, मानव अधिकार में कहें कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए
गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो भी हमें अधिकार चाहिए वो सारे के सारे मानव अधिकार होते हैं। और समय समय पे हमारे गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए अधिकार क्या होते हैं, बदलते रहते हैं या बृहद रूप लेते चलते हैं, बृहद रूप लेते चलते हैं। ठीक है, तो देखो आद्य सबसे ज्यादा व्यापक कौन है, तो मानव अधिकार। और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी है मानव अधिकार। और उससे कम अधिकार मौलिक अधिकार में माने जाते हैं, 6 प्रकार के माने जाते हैं। और इन दोनों के मौलिक अधिकार और मानव अधिकार के बीच में अन्य अधिकार आ जाते हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार और मानव अधिकार के बीच में आते हैं, उनको अन्य अधिकार बोला जाता है। अब देखो कि संशोधन कैसे किया जाता है। फंडामेंटल राइट में हमेशा विशेष बहुमत से क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है। लेकिन मानव अधिकार में संशोधन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मानव होने के नाते हमें प्राकृतिक रूप से वो अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, तो संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है। और आर्टिकल 32 के तहत हम प्रवर्तनीय बनाते हैं किसको, फंडामेंटल राइट को। जबकि ह्यूमन राइट क्या है, अपरिवर्तनीय है। ये प्राकृतिक रूप से हमें मिला हुआ है, ऐसा नहीं है कि बोले कि नहीं लागू होगा, ये इसको दे सब मानना ही पड़ेगा सबको। ठीक है, जबकि अगर संशोधन की बात करें किसमें, अन्य अधिकार में, तो वो समान साधारण बहुमत से होता है। अच्छा, आर्टिकल 32 के तहत प्रवर्तनीय बोला जाता है, किस प्रवर्तनीय बनाया जाता है, मौलिक अधिकार को। जबकि अन्य अधिकार को आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट के द्वारा क्या बनाया जाता है, हाईकोर्ट के द्वारा प्रवर्तनीय बनाया जाता है। जो फंडामेंटल राइट है वो विशेष परिस्थिति या विशेष प्रक्रिया द्वारा ही निलंबित किया जाता है। जबकि मानव अधिकार कभी राष्ट्रीय आपात होता है, आपातकालीन लगता है, तो वो स्वतः निलंबित हो जाते हैं और सामान्य प्रक्रिया द्वारा निलंबित किए जाते हैं अन्य अधिकार। ठीक है, तो ये अधिकार के बारे में मौलिक अधिकार है। अब आ जाते हैं जरा सा एक अच्छा सा ये डिबेट है कि फंडामेंटल राइट लगभग ह्यूमन राइट के बराबर हो गया है, मानव अधिकार के बराबर हो गया, या इनके बीच में जो खाई है वो इस समय बांट दी गई है। या ये दूसरे वर्ड में क्वेश्चन कहें कि दूसरे वर्ड में क्वेश्चन बोले कि फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार और मानव अधिकार में वर्तमान समय में कोई अंतर नहीं रह गया है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसको आप क्या करें, तर्कपूर्ण अपना मत दें। तो कैसे हम बताएंगे कि मौलिक अधिकार और मानव अधिकार एक दूसरे से अलग नहीं है। फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट एक दूसरे के से अलग भी नहीं है और दूसरे के विरोधी भी नहीं है। परस्पर एक दूसरे के क्या माने जाते हैं, पूरक माने जाते हैं। पूरक माने के लिए मतलब कि अगर किसी को बेहतर जीवन जीना है और श्रेष्ठ सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना है किसी समाज में, तो ये दोनों ह्यूमन राइट और साथ ही साथ हमारा फंडामेंटल राइट दोनों जरूरत है, चाहिए ही, आवश्यक है। किसके लिए, बेहतर जीवन के लिए और श्रेष्ठ सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए ये दोनों अनिवार्य हैं। ठीक, तो अब बात उठती है कि भारत में वर्तमान समय में मौलिक अधिकार और मानव अधिकार में ऐसे संबंध विकसित हो रहे हैं कि जो उनके बीच में जो अंतर है वो मिटता जा रहा है। तो इसको समझाया कैसे जाए, तो देखो समझाया जा रहा है कि पहला केस ले रहे हैं कि भाग 4 में कौन सा आता है भैया बताओ, सही बोला, डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, भाग 4 में एक आर्टिकल 45 है, आर्टिकल 45 है। और आर्टिकल 45 ये बोलता है, ये मानव अधिकार के रूप में घोषित किया गया है 45, कि बच्चों को शिक्षा दिया जाए। आर्टिकल 45 में मानव अधिकार के रूप में ये बोला गया है कि बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में भारत सरकार ने 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या बोल दिया, राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट के रूप में लेके आ गया। 86वें संविधान संशोधन से पहले ये क्या था, मानव अधिकार के रूप में था, शिक्षा देने के, बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा। लेकिन अब ये क्या हो गया, फंडामेंटल राइट बन गया। तो इस तरह अंतर पट गया, पहला केस। दूसरा केस ले लो, दूसरा क्या है, न्यायालय द्वारा। एक तो ले लिया भाग 4 का, दूसरा न्यायालय के द्वारा। न्यायालय क्या है, न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 21 के तहत जितने भी ह्यूमन राइट थे, मानव अधिकार थे, जैसे हमें स्वच्छ पर्यावरण चाहिए, ये मानव अधिकार है हमारा। और इसी को आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया, फंडामेंटल राइट बोल दिया। समझ रहे हो?
कि स्वच्छ पर्यावरण ये ह्यूमन राइट था, और न्यायालय ने उसको तब्दील करके आर्टिकल 21 के तहत ये क्या कर दिया, एक एग्जाम्पल लिया स्वच्छ पर्यावरण, निद्रा का हो सकता है, निजता का हो सकता है, निजता भी ह्यूमन राइट का है। तो न्यायालय ने क्या किया कि 21 का व्यापक व्याख्या करते हुए जो भी मानव अधिकार थे उसको मौलिक अधिकार का क्या कर दिया, दर्जा दे दिया। दूसरा हो गया, तो इस तथ्य के आधार पर कह सकते हैं कि भारत में मानव अधिकार और मौलिक अधिकार के बीच में अंतर मिटता जा रहा है। तीसरा तथ्य और ले लो, सारे डायमेंशन में लें, तो एक तो हमने संविधान की बात किया, दूसरा न्यायालय की बात किया, और तीसरा बच गया कौन, संसद। तो संसद का ले लो। संसद ने क्या हुआ कि आर्टिकल 19(1)(c) किससे रिलेटेड है भैया, पढ़ा है ना, बताओ। सही बोला, सहकारी संस्था बना सकता है, और ये ह्यूमन नेचर है, मानव का अधिकार है कि अपने आर्थिक हितों को साधने के लिए वो कोई संगठन बना सकता है, ये मानव अधिकार के तहत है। तो संसद ने क्या किया कि 19(1)(c) जो है मौलिक अधिकार, मानव अधिकार था, जो सहकारी संस्था, उसको क्या कर दिया, ये 97 है, 97 संविधान संशोधन जो 2011 है, उसमें कानूनी अधिकार के रूप में उसको दर्जा दे दिया, सहकारी संस्था के मतलब फंडामेंटल राइट के रूप में बना दिया। क्या बना दिया, फंडामेंटल राइट के रूप में बना दिया। तो इस हिसाब से देखें, इस तथ्य के आधार पे, तो वर्तमान समय में फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट में भारत में कोई अंतर नहीं रह गया है, पार्ट दिया गया है। और किस तथ्य के आधार पे ले सकते हैं, तो हमने बताया कि भाग 4 के तथ्य के आधार पे, जो आर्टिकल 45 बताया था। दूसरा, न्यायालय के जो व्याख्या है आर्टिकल 21 का, वो आधार ले सकते हैं। तीसरा, संसद ने संविधान संशोधन 97 के द्वारा 19(1)(c) का प्रारूप दे दिया, कानूनी दर्जा दे दिया। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। तो आई थिंक अब लिख सकते हो आप लोग। अब देखो, मौलिक अधिकार पे वैश्वीकरण का प्रभाव पूछ लिया जाए, तो वैश्वीकरण का प्रभाव हमेशा जब भी लिखना हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव में लिखते हैं। तो पॉजिटिव में देखो, वैश्वीकरण का क्या हुआ कि जानते हो कि वैश्वीकरण बढ़ा तो आईटी सेक्शन, जो आईटी सेक्टर है वो बहुत बढ़ा, और आईटी सेक्टर बढ़ने की वजह से सोशल मीडिया बहुत प्रचलन में रहा। तो अगर सोशल मीडिया आ गया आईटी की वजह से, वैश्वीकरण की वजह से, तो कहीं भी किसी क्षेत्र में अगर किसी का फंडामेंटल राइट हनन हो रहा है किसी क्षेत्र का, तो पूरे देश में फैल जाएगा। देश तो छोड़ो, विश्व में भी फैल जाएगा। देश में भी आलोचना होगा कि ये यहाँ पे इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, फंडामेंटल राइट का हनन किया जा रहा है, और विदेश में भी आलोचना होगा। पहली बात, सकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब कोई भी सरकार क्या होगा, ये ऐसा नहीं चाहेगा कि उसकी आलोचना हो, तो उत्तरदायित्व बढ़ जाएगा। ठीक, अगर कोई एक क्षेत्र में अधिकार हनन हो रहा है तो खबर तेजी से फैलेगा और पूरे जन आंदोलन हो जाएगा खड़ा, और प्रशासन पे दबाव पड़ेगा। फिर प्रशासन क्या करेगा, उसको करेगा। तो कहीं भी अगर फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो प्रशासन को क्या कर देगा, चेतना प्रदान करेगा सही करने के लिए, अर्थात प्रशासनिक सुधार होगा, प्रशासनों को जवाबदेही बनाया जा सकता है। तीसरा क्या, तीसरा ये बोलेंगे कि अगर वैश्वीकरण है तो ये हम बताएंगे वैश्विक चेतना के रूप में विकास हो रहा है। ठीक है, अगर जैसे कि फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये 3 आया फ्रांस से, कहां में आया, भारत में। ये एक तरह से देखें, और इस समय इसका जोरों शोरों पे भारत में बहुत ज्यादा मांग हो रही है। जैसे आर्टिकल 66A था, वो आईटी सेक्टर में, आईटी एक्ट 2000 में इसको प्रतिबंधित कर दिया। क्यों, क्योंकि ये स्वतंत्रता पे क्या हो रहा था, स्वतंत्रता पे बाधित कर रहा था। कोई भी सोशल मीडिया पे जाके या स्वतंत्र रूप से बोलना चाह रहा था तो गवर्नमेंट इसका यूज करके उसको गिरफ्तार कर ले रही थी, जैसे फॉर द एग्जांपल यूपी में योगी ने किया था। ठीक है, तो पूरे विश्व में चेतना का विकास हुआ है, और अधिकारों का, किसी भी क्षेत्र में अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसका प्रतिक्रिया पूरे विश्व में देखा जाएगा। तो ये वैश्वीकरण का क्या है,
पॉजिटिव है। वैश्वीकरण का एक और पॉजिटिव है कि माइग्रेशन कोई कर रहा है, मान लो भारत के अंदर ही माइग्रेशन कर रहे हैं, वैश्वीकरण की वजह से माइग्रेशन बढ़ गया है, ये बताने की कोई बात नहीं है। तो माइग्रेशन अगर बढ़ गया है, प्रवासन बढ़ जा रहा है, तो पहले तो वैश्वीकरण के वजह से क्या हो रहा है, प्रवासन हो रहा है। सपोज करो कि यहाँ एक्स पे कोई एक आदमी था एक्स क्षेत्र में और वो चला गया वाई क्षेत्र में। एक्स क्षेत्र में वो जो वाई प्रवासन कर रहा था, वाई में गया, वो एक्स क्षेत्र में अल्पसंख्यक था और वाई क्षेत्र में जाके क्या बन गया, बहुसंख्यक बन गया। हो सकता है ऐसा, या इसका अपोजिट है कि यहाँ पे बहुसंख्यक था और यहाँ पे जाके अल्पसंख्यक बन गया। तो फिर यहाँ पे अधिकारों को लेकर उसका क्या बनेगा, संवेदनशील हो जाएगा अपने अधिकारों को लेके। तो फिर यहाँ पे संवेदनशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये वैश्वीकरण का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। नकारात्मक में क्या है, निगेटिव में देखो कि वैश्वीकरण की वजह से निजीकरण को क्या कर रहा है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहा है। चाहे रेल हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे जिसमें हो, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहा है। बैंक हो, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर ज्यादा विकसित हो रही हैं और राज्य जो स्टेट हैं उनका क्षेत्राधिकार क्या हो रहा है, सीमित हो रहा है। जब राज्य का क्षेत्राधिकार सीमित हो रहा है तो इनका मौलिक अधिकार भी क्या होगा, फंडामेंटल राइट भी, वो भी क्या होगा, सिकुड़ेगा। तो पहला निगेटिव पॉइंट ये होगा। दूसरा है कि अगर वैश्वीकरण हुआ है, भूमंडलीकरण हुआ है, तो उसमें भौतिकवादी सोच बढ़ा है, भोग विलास की बातें ज्यादा बढ़ी हैं। तो जब भोग विलास की बातें ज्यादा बढ़ी हैं तो स्वतंत्रता और समानता जैसी चीजें क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं या कमजोर हो गई हैं। और ये स्वतंत्रता और समानता मौलिक अधिकार का केंद्र बिंदु है। तो इस तरह से देखें तो ये नेगेटिव प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल क्या रहा, ये थर्ड लेक्चर रहा। अगर आप लोग को पसंद आया तो कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर कोई सजेशन है तो मोस्ट वेलकम, जरूर बताइएगा। मैंने पहला लेक्चर लिया था लेकिन ऑडियो वीडियो मिसमैच होने की वजह से ये दूसरा बनाया। टाइम तो बहुत गया बट आप लोग का टाइम यूटिलाइज हो रहा है, बढ़िया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। कल ऑनलाइन आना है तो कल ऑनलाइन आके डिस्कशन करते हैं, माइंड खोलते हैं, देखते हैं कितना लाभ मिलता है आप लोग को। थैंक यू सो मच।